एक्सक्यूज मी सपना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन है, हेलो माय लाइव आकांक्षा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन है, हम जो बात करने वाले हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में एक नया ट्रीटमेंट है इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोथेरेपी विच इज़ कॉल्ड एज डेंड्राइटिक सेल थेरेपी। So before going to our topic of discussion, let me introduce myself. मेरा नाम डॉक्टर विकेश शाह है। मैं अहमदाबाद में इस फील्ड में काम कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बाय डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी। मेरा क्लिनिक मेरे क्लिनिक का नाम स्टैट केयर है। आ रहा है? मेरे क्लिनिक का नाम स्टैट केयर है और ये अम्बावाड़ी अहमदाबाद में है। हमारे क्लिनिक पे इम्यूनोथेरेपी के अलावा पैथोलॉजी लैब सर्विसेज एज वेल एज डेंटल सर्विसेज भी अवेलेबल है। वी आर ए टीम ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कशन ऑफ आवर टॉपिक ऑफ टुडे, let me give you a brief regarding cancer and its various different how it is diagnosed and how it is treated conventionally. So coming to cancer, basically cancer is caused by uncontrolled growth of cells in patient's body, and these cells have the ability to spread locally as well as to various different sites in the body by lymphatic system or through blood vessels. और जनरली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं? इसके साइंस एंड सिम्टम्स में बेसिकली किसी भी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन बिना किसी कारण के 3 से 4 महीने में पेशेंट ने वेट लूज कर लिया हो, या कोई अल्सर है उसके बॉडी में जो हील नहीं हो पा रहा है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर है, मुंह में अल्सर है जो हील नहीं हो पा रहा है, देन पर्सिस्टेंट कॉफ जो मोर देन 3 वीक्स उसको पर्सिस्ट कर रहा है और कई अलग अलग ट्रीटमेंट ले चुका है पर वो कॉफ ठीक नहीं हो रहा है। देन उसके बवल हैबिट्स ऑल्टर हो जा रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। तो दैट इज़ वन सिम्टम ऑफ कि उस पेशेंट को कैंसर हो सकता है। देन ऑल ऑफ अ सडन अपीयरेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन या फिर स्टूल या फिर इन स्पूटम, ऑल ऑफ अ सडन अगर ब्लड अपीयर होता है तो दैट इज अनदर साइन ऑफ कैंसर। अनएक्सप्लेन्ड फीवर जो मोर देन 3 वीक्स फीवर अगर रहता है तो अगेन दैट इज अ साइन ऑफ कैंसर। सो अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपना वर्कअप करवाइए। अभी इसके वर्कअप में बेसिकली देयर आर पैथोलॉजिकल लैब इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर रेडियोलॉजिकल सर्विसेज होते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। उसमें स्पेसिफिकली टू से देयर आर स्कैन्स लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी एंड द रिसेंट जो नए स्कैन्स है वो है पेट स्कैन। सो बेस्ड ऑन पेशेंट सिम्टम्स डॉक्टर्स में एडवाइज व्हाट टाइप ऑफ स्कैन्स ही हैज टू अंडरगो। सो वंस द ट्यूमर हमें पता चला कि उसको ट्यूमर है बेस्ड ऑन दिस इन्वेस्टिगेशंस, देन द डॉक्टर्स में एडवाइज यू टू अंडरगो अ बायोप्सी so that exact type and nature of the tumor can be known. So this is basically how tumor is being diagnosed. और once ये tumor diagnosed होता है तो based on all these lab workup, radiological investigations as well as biopsy, patient का staging होता है, and once stage पता चलता है तो उसका treatment plan so इसके treatment plan में basically इसका ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट के स्टेज के ऊपर होता है। और बेसिकली जो कन्वेंशनली जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें 3 तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि है सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर जो दिख रहा है हमें विजिबल हो रहा है उस ट्यूमर को सर्जन काट के निकाल देता है। उसके आसपास जितना भी मैक्सिमम एरिया होता है जो रिमूव कर सकते हैं वो एरिया वो निकाल देता है, जैसे कि लिम्फेटिक्स भी हम निकाल सकते हैं। सो सर्जिकली इस तरीके से ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। देन कमिंग टू रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उन पेशेंट्स को देते हैं जहां सर्जन ने ट्यूमर रिमूव कर दिया बट देयर इज एन एरर ऑफ डाउट के आसपास भी ट्यूमर फैला हो सकता है, पर वो वाइटल स्ट्रक्चर से जो हम सर्जन रिमूव नहीं कर सकता है। तब
रेडियोथेरेपी देते हैं। फिर कोई पेशेंट अगर कैंसर सर्जरी के लिए फिट ना हो, उसकी क्लिनिकल कंडीशन उसको अलाउ ना करे कि वो सर्जरी ही विल बी फिट फॉर सर्जरी, देन रेडियोथेरेपी दिया जाता है। देन यू कैन से कि कभी ट्यूमर ऐसी लोकेशन पे है जहाँ सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, जैसे ब्रेन में डीप सीटेड है, तो वहाँ रेडियोथेरेपी देते हैं। एंड इवन अगर पेशेंट को स्पाइन में फैला हुआ है, वहाँ भी रेडियोथेरेपी आप दे सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर रेडियोथेरेपी इज गिवन। Next, coming to chemotherapy. Chemotherapy is basically treatment of cancer by medicines. So these medicines basically act on rapidly dividing cells in patient's body. रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, अब जिन कैंसर पेशेंट्स के बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स बेसिकली ट्यूमर सेल्स ही होते हैं। सो ये मेडिसिन जब देते हैं तो वो ये मेडिसिन जाके जो भी अपने बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे उन पे एक्ट करेंगे। तो ये ट्यूमर सेल्स पे भी एक्ट करेंगे और नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट करेंगे। ये ट्यूमर सेल्स को भी किल करेंगे, साथ ही साथ वो अपने बॉडी में जो भी डिवाइडिंग सेल्स होंगे उन पे भी एक्ट करके उनको भी किल करेंगे। जैसे अपने बॉडी में क्या डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जैसे अपना हेयर अपना ग्रो करता है तो दैट इज डिवाइडिंग। अपने ब्लड सेल्स वो बनते रहते हैं अपने बॉडी में, सो दे आर डिवाइडिंग। सो दैट इज वाई अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सेल्स हो गए, अपने ओरल म्यूकोजल सेल्स हो गए। सो दैट इज वाई ये जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं ये इस वजह से, क्योंकि ये सेल्स ये मेडिसिन नॉर्मल कैंसर सेल्स के साथ हेल्दी डिवाइडिंग सेल्स को भी अटैक कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली these are the conventional modes of treatment, और this is a basic introduction of cancer जो मैं आपको बताना चाहता था। Now coming specifically to our topic of interest, which is dendritic cell based cancer immunotherapy. Now before starting that thing, let me tell you what is immunotherapy basically. Immunotherapy is now being recognized as fourth pillar of cancer treatment apart from chemotherapy, radiotherapy and surgery. सो ये इम्यूनोथेरेपी होता क्या है, मेरे को कई लोग सवाल पूछते हैं। सो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय योर इम्यून सिस्टम। नाउ व्हाट इज इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली? इम्यून सिस्टम आर द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। दे आर बेसिकली द पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी एंड दे प्ले अ मेजर रोल इन पेशेंट्स और हर पर्सन के इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। So this is basically immunotherapy. Now under the field of immunotherapy there are again it's a very vast field and there are various different kinds of modalities available under immunotherapy. To name a few, there are monoclonal antibodies like you can say rituximab, trastuzumab, etc. Then there are checkpoint inhibitors like pembrolizumab, nivolumab. ये बहुत recent field है checkpoint inhibitors भी, and बहुत ही कारगर साबित हो रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट में। बट नाउ दीज ऑल जो इम्यूनोथेरेपीज है ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब बाहर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को यूज करके बाहर बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली। And another mode of immunotherapy which is called as cell-based immunotherapy. इस cell-based immunotherapy में there are two kinds of cell-based immunotherapy. One is CAR T cells cell-based immunotherapy जो कि blood cancer में use होता है, and the other one which I am practicing is dendritic cell-based immunotherapy. Now coming to dendritic cell-based immunotherapy, basically dendritic cells are our body's white blood cells. To be specific, they are a type of antigen presenting cells. They are called as pacemakers of our immune system. एंड इसके प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के बॉडी में से ब्लड ड्रॉ करते हैं। इस ब्लड में से हम इन स्पेशल डेंड्राइटिक सेल्स को सेपरेट करते हैं और उन्हें लैब में प्रोग्राम करते हैं कि वो उस पेशेंट के बॉडी में कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। इस लैब के प्रोसीजर में हमें उस पेशेंट के ट्यूमर बायोप्सी टिश्यू की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये लैब का प्रोसीजर ऑन एन एवरेज 8 से 10 दिन का होता है। अब 8 से 10 दिन बाद हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड डेंड्राइटिक सेल्स को उस पेशेंट की बॉडी में फिर से इंजेक्ट करेंगे। अब ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या करेंगे उस पेशेंट के बॉडी में, ये जो ट्यूमर मार्कर्स है उन्हें वेरियस डिफरेंट इम्यून सेल्स को देंगे और वो इम्यून सेल्स लाइक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है और वेरियस अदर लिम्फोसाइट्स उन्हें एक्टिवेट करेंगे। नाउ दीज एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक सेल्स विल गो, they will target tumor cells and they will kill these tumor cells and this will become a vicious cycle. So here what we are doing, it is a completely a personalized medicine where we have to stimulate
each and every patient's immune cells differently. So this is a kind of personalized medicine. ये बेसिकली ये ट्रीटमेंट 6 साइकिल में दिया जाता है. ऑन एन एवरेज ईच साइकिल का ड्यूरेशन आधे घंटे से 1 घंटे का होता है, एंड पेशेंट बेसिकली गेट्स डिस्चार्ज इन 1.5 to 2 hours. This is a day care procedure. The best part of this treatment is there are no major side effects. जो हम बेसिकली पेशेंट को देखते हैं सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो बस फीवर आता है. जैसे छोटे बच्चों में आप वैक्सीनेशन देते हैं और उसको 2 से 3 दिन के लिए फीवर आते हैं, बस उसी तरीके से इन पेशेंट्स में फीवर आ सकता है. इससे अलावा और कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है. ये ट्रीटमेंट आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के साथ भी ले सकते हैं, और इस ट्रीटमेंट का कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है. और मुझे कई लोग पूछते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है ये ट्रीटमेंट लेने का. तो इस ट्रीटमेंट लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है इमीडिएटली आफ्टर डीबल्किंग ऑफ द ट्यूमर बाय एनी मीन्स मतलब बाय कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी. इमीडिएटली आपने उस ट्यूमर को ठीक कर दिया, पर देयर इज अ चांस कि उस पेशेंट के बॉडी में मिनिमल ट्यूमर सेल्स रह जाएंगे. ये मिनिमल ट्यूमर सेल्स जो रह जाते हैं वो धीरे धीरे फ्यूचर में ग्रो करके वो फिर से कैंसर रिकरेंस करते हैं. दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक दिस ट्रीटमेंट. क्योंकि ये जो मिनिमल सेल्स उस पेशेंट में रह गए, उस मिनिमल सेल्स को वो मिनिमल सेल्स ऐसे ही रह जाएंगे और फ्यूचर में धीरे धीरे करके ग्रो होकर फिर से ये कैंसर रिकरेंस करेंगे. सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक दिस ट्रीटमेंट. क्योंकि जो ये मिनिमल कैंसर सेल्स रह गए, उन कैंसर सेल्स को ये डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी टारगेट करके किल कर देगा, सो दैट वी कैन डिले द रिकरेंस ऑफ कैंसर, और देयर इज अ हाई patient can get cured of cancer और उसको फ्यूचर में. So this is the best time to take this treatment, and this treatment is effective in all types of cancers, and it is effective in all stages of cancers. Even stage 4 patient में भी ये treatment effective है. This treatment is also effective in palliative treatment of cancer patients. In palliative treatment, basically this treatment helps to decrease the effects of cancer cachexia. It will boost the general well-being of the patient, as well as it will help in stimulating the normal physical condition of the patient, and it will prolong the survival of the patient. So this treatment is also effective in palliative care. I am the first doctor from Gujarat who is practicing in this field in Ahmedabad. And this is purely a personalized medicine, because एक पेशेंट के एक्टिवेट किए गए डेंड्राइटिक सेल्स दूसरे पेशेंट में नहीं काम करेंगे. हमें हर अलग अलग कैंसर पेशेंट के डेंड्राइटिक सेल्स को अलग अलग तरीके से एक्टिवेट करनी होगी. और इवन कीमोथेरेपी के साथ अगर ये पेशेंट ये ट्रीटमेंट लेता है तो वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंस कि उस पेशेंट को कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होते हैं. सो Sir, there is a question being posted on our post. What is the best time to take this immunotherapy? Okay, मैंने अभी बताया है, but I'll again repeat since there's a question from one of our viewers. The best time to take this treatment is immediately जब कैंसर डायग्नोस हुआ, उसको आपने कन्वेंशनल मेथड से ट्रीट करवा लिया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, तो उसके बाद उस पेशेंट में ट्यूमर लोड एकदम मिनिमल हो जाएगा. वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएगा. उसका मतलब है हम जब स्कैन्स वगैरह करवाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारे बॉडी में से कैंसर चले गया है, बट देयर इज माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स विच विल रिमेन इन पेशेंट्स बॉडी. वो nobody can predict right now. There are no such diagnostic workup where we can know कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कैंसर सेल्स रह गए उन्हें कैसे हम डायग्नोस करें. तो वहाँ पे हम कह देते हैं पेशेंट कैंसर फ्री हो चुका है, बट वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो उस कैंसर पेशेंट के बॉडी में रह गए वो धीरे धीरे ग्रो होंगे और फ्यूचर में वो वापस कैंसर का रिलैप्स करेंगे, फिर से हमारे बॉडी में कैंसर आ जाएगा. तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक दिस ट्रीटमेंट, बिकॉज उस टाइम पे ये इम्यून सेल्स को, जो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके किल करना है, वो ट्यूमर लोड मिनिमल होगा, तो ये लोग उस मिनिमल ट्यूमर लोड पे मैक्सिमम इफेक्ट अपना दिखा पाएंगे. सो दैट इज द टाइम व्हेन देयर इज हाई चांस हम उस कैंसर पेशेंट के कैंसर को हम डिले कर सकते हैं उसका रिकरेंस, या फिर वो कैंसर पेशेंट कंप्लीटली कैंसर से क्योर हो जाए. सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक दिस ट्रीटमेंट. So there is again a question from one of our viewers. Are there any side effects of this therapy?
There are no major side effects of this treatment. Basically, the most common side effects which we see are patient can get fever for hardly 1 to 2 days. In very rare circumstances, patient can have fever up to 14 days. But nothing more than that we see generally. So there are no major side effects like you have in chemotherapy, radiotherapy, etc. मेरे व्यूअर्स से अब मैं क्लास क्लोजिंग स्टेटमेंट कहना चाहता हूँ कि आप किसी को इस ट्रीटमेंट के बारे में और कोई डाउट्स हो या कोई और ये ट्रीटमेंट के बारे में और जानना चाहता हो तो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो. इवन हमारा वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो यू कैन गो एंड विजिट देयर. और अगर कोई पर्सनली और कोई डाउट्स पूछना चाहता है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है. एंड द अदर thing which I want to request the viewers is a difficult time of corona में please kindly maintain social distance. That is the best way to prevent this deadly disease, and kindly be safe at home and stay healthy. Thank you.